वही जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, कल हम व्यतिरेक व्यतिरेक अलंकार पे चल रहे थे। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण क्या कहता है? उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जब उपमान से, यत माने जब उपमान से उपमेय की व्यतिरेक माने अधिकता बतला दी जाए तो वह अलंकार व्यतिरेक होता है। सह एव सह, वह अलंकार होता है, यानी व्यतिरेक अलंकार होता है। अब एक उदाहरण हमने बता दिया था कल। दिश मंदायतो तेजः दक्षिणस्याम रविरपि तस्यामेव रघु पांड्या प्रतापम न विषेहिरे। है ना? जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का जो प्रताप है ना, वो मंद हो जाता है, उसी दक्षिण दिशा में रघु के प्रताप को पांड्य जाति के लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ उपमेय रघु का जो प्रताप है उसकी तुलना सूर्य के प्रताप से की जा रही है, तो सूर्य का प्रताप भी धीमा पड़ गया रघु के प्रताप के आगे। ठीक है ना? अब एक उदाहरण और दे देते हैं। छीणो छीणो पिशसी, छीणो छीणो अपि शशि भूयो भूयो विवर्धते सत्यम, भूयो भूयो विवर्धते सत्यम सत्यम। छीणो छीणोपि शशि भूयो भूयो विवर्धते नित्यम, नित्यम सत्यम है। विरम प्रसीद सुंदरी, विरम प्रसीद सुंदरी, विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम यौवनम। इसको बंद कर दो, आज ठंडा मौसम है। यौवनम अनिवर्ति यातम तो। देखिए क्या बताया, छीणो छीणो भी शशि भूयो भूयो भी वर्धते सत्यम, विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्ति यातम तु। देखो भाई, इस पद्य में देखें ये क्या कहने लगा। अच्छा उदाहरण है, कई बार आ चुका है। छीणो छीणो पे शशि भूयः भूयः अविवर्धते सत्यम। कोई नायक नायिका से कह रहा है, हे सुंदरी, सुंदरी संबोधन है, हे सुंदरी विरम मान जाओ, विरम मान जाओ, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। हे सुंदरी मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ। कैसे? छीणो छीणो पे शशि, शशि माने चंद्रमा, क्षीणः क्षीणः यानी पुनः पुनः क्षीण होता हुआ भी, पुनः पुनः एक समान अर्थ है इसका। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि यहाँ यमक कर सकते हैं क्या गुरुजी, समानार्थी नहीं होना चाहिए। बताया था ना हमने, सत्यर्थे पृथग अर्थाया। ठीक है ना? तो इसलिए आप कहीं ऐसा करें कि भूयो भूयो गुरुजी यमक हो सकता है, छीणो छीणो ना भैया, ये समानार्थी हैं, यहाँ पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या बताया, हे सुंदरी मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ, छीणो छीणो पे शशि। अरे चंद्रमा के पुनः पुनः छीण हो जाने पर भी वह भूयः भूयः पुनः पुनः अविवर्धते सत्यम, फिर से पूर्ण हो जाता है। चंद्रमा अमावस्या पक्ष में घटता चला जाता है, अमावस्या पक्ष में घटता चला जाता है, और जैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष शुरू होता है ना, अमावस्या के तुरंत बाद में जैसे ही प्रतिपदा से लेकर के धीरे 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 पूर्णिमा तक वह बढ़ता चला जाता है।
तो यहाँ कवि महोदय कह रहे हैं कि हे सुंदरी मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अरे चंद्रमा भी बार बार क्षीण होने पर पुनः बार बार बढ़ने लग जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता हुआ। एक बार वह लुप्त हो गया और धीरे धीरे पुनः बढ़ने लग गया। लेकिन यौवनम, जो यौवन है ना, एक बार यातम चला गया तो अनिवर्ती कभी वापस नहीं आता है। तो यौवनगत अस्थिरता को बताया है यहाँ पे कि उपमेय कौन है यहाँ, यौवन है ना। यौवनगत अस्थिरता, यौवनगत अस्थिरता, अस्थिरता, ठीक है ना। और उपमान कौन है यहाँ, उपमान है चंद्रमा। जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बता दिया किसको, यौवन को। अरे चंद्रमा तो यौवन के आगे कुछ भी नहीं है। अरे यौवन यानी चंद्रमा भी क्षीण होने पर पुनः पूर्ण हो जाता है, लेकिन एक बार यौवन क्षीण हो गया तो दोबारा नहीं आता है। तो उपमेय की उपमान से अधिक बड़ाई कर दी जाए, उपमान को छोटा कर दिया जाए। मैंने बताया था ना, उपमेय और उपमान की अधिकता दो आधारों पर की जा सकती है। या तो उपमेय को बढ़ा दिया जाए और उपमान को छोटा कर दिया जाए, या उपमान जैसा है ठीक है, उपमेय की बहुत अधिक अधिकता कर दी जाए। तो पहले पॉइंट में मैंने दिशिमंदायतों में बताया कि वहाँ उपमेय की अधिकता बताई गई, यहाँ उपमान को छोटा कर दिया गया है पहले पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ उपमान इतना छोटा कर दिया कि चंद्रमा भी यौवन के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो लिखो, क्षीणो क्षीणो भी शशि भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम, विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्ति यातम तु। अर्थ लिखें, हे सुंदरी मान जाओ, हैं नहीं, अर्थ में थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो संस्कृत वाला शब्द है ना, इसमें पद्य में करेंगे अपन। अर्थ में तो हे सुंदरी है ना। हाँ जी, बड़ी वाली ही लिखो, मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ, चंद्रमा पुनः पुनः क्षीण होता हुआ भी चंद्रमा पुनः पुनः क्षीण होता हुआ भी पुनः पुनः पूर्ण हो जाता है। चाहो तो कोष्टक में लिख लो, अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, है ना। और नहीं, यह ध्यान रहे तो रहने दो। क्षीण होता हुआ भी पुनः पुनः पूर्ण हो जाता है, यह बात सत्य है। यह बात लिख रहा है ना लास्ट में, सत्यम, यह बात सत्य है। परंतु बीता हुआ यौवन, यातम गया हुआ या बीता हुआ, बीता हुआ यौवन कभी वापस नहीं आता।
यहाँ प्रस्तुत पद्य में यौवनगत अस्थिरता यौवनगत अस्थिरता कोष्टक में लिखें उपमेय, कोष्टक बंद, कि चंद्रमा से, चंद्रमा के पास लिख देंगे उपमान, चंद्रमा से चंद्रमा से कोष्टक में उपमान अधिकता बतलाई गई है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। चलो एक उदाहरण और लिख देते हैं। अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विदु यथा। अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विदु यथा। देखो भाई, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि गुरुजी यथा आपने उपमा अलंकार में दे दिया है वाचक शब्द, लेकिन यहाँ पर यथा आया है, लेकिन एक बार इसका अर्थ देखना है, वहाँ केवल समानता के लिए है, यहाँ निषेध के लिए है। तो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ ना लगा हुआ है, ना नहीं होता तो हम उपमा के रूप में ले लेते हैं, लेकिन ना लग रहा है इसलिए यह आपका व्यतिरेक में जाएगा। देखो नायक कह रहा है, यानी अपनी नायिका की, कोई नायिका की बुराई कर रहा है तो वह उसके समर्थन में वाक्य दे रहा है कि तस्याह मुखम, उस नायिका का मुख तो अकलंकम निष्कलंक है, बेदाग है, बेदाग है ना। अरे कलंकी विधु, उस कलंकी चंद्रमा जैसा ना माने नहीं, चंद्रमा में कलंक है कि नहीं है, अरे दाग धब्बे है कि नहीं है चंद्रमा में। तो नायक कह रहा है कि मेरी वाली नायिका का जो मुख है ना वो निष्कलंक है, बिना दाग धब्बों वाला है, लेकिन चंद्रमा जैसा नहीं है, चंद्रमा तो बड़ाई नहीं करेगा मेरी वाली की, समझ गो, चंद्रमा दाग धब्बों वाला है, लेकिन मेरी नायिका का मुख बेदाग है, निष्कलंक है, ठीक है ना। तो अब यहां बताओ, देखो चंद्रमा कैसा हो गया, छोटा, उसके मुख के आगे चंद्रमा कैसा हो गया, छोटा, जबकि चंद्रमा कितना सुंदर है। देखो रात्रि के वजह से पूर्णिमा का, शरद का जो पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, वो रात्रि को कैसी कर देता है, अरे खीर भी रख देते हैं तो कहते हैं अमृत बन जाती है उसकी शीतल किरणों के आगे, है ना। लेकिन नायिका उसके सामने कुछ है थोड़ी, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी उसका मुख निष्कलंक है, बेदाग है, उस दाग वाले चंद्रमा जैसा नहीं। तो चंद्रमा को छोटा कर दिया, उपमान को न्यून कर दिया और उपमेय को बहुत बढ़ा दिया, ठीक है ना। कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक। लिखिए, अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधु यथा। न कलंकी विधु यथा, अर्थ लिखेंगे उसका मुख निष्कलंक है, कलंकी चंद्रमा जैसा नहीं, उसका मुख निष्कलंक है, कलंकी चंद्रमा जैसा नहीं।
स्पष्टीकरण लिखे हैं। यहां उपमेय, यहां उपमेय, कोष्टक में लिखे मुख, मुख की तो बड़ाई की जा रही है, नायिका के मुख की, तो लिखें यहां उपमेय की निष्कलंकता, यानी उपमेय को तो निष्कलंक बता दिया और उपमान को कलंकी बता दिया, एवं उपमान की कलंकता का वर्णन किया गया है। उपमान के पास चंद्रमा लिख देना। उपमान की कलंकता का वर्णन किया गया है, अतः उपमान की अपेक्षा, अतः उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ उपमेय की अधिकता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। आगे चलते हैं। स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार बात नहीं बेटा। स्वभावोक्ति लक्षणों को बहुत अच्छे तरह से याद करना है तुम्हें। स्वभावोक्ति रसों चार यथावत वस्तुओं, यथावत वस्तु वर्णनम। लो भाई, स्वभावोक्ति रसों चार यथावत वस्तु वर्णनम। तो देखिए इसने क्या कहा, स्वभावोक्ति अलंकार का नाम क्या है, स्वभावोक्ति रसों, यानी विसर्ग कर देंगे इसको तो असौ निकल के आएगा। स्वभावोक्ति ही असौ चार यथावत वस्तु वर्णनम। अरे यहां बताया गया कि जब वस्तु का, वस्तु कोई भी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो, बालक हो, कोई भी प्राणी विशेष हो, प्राणी में कोई भी आ गया, पशु पक्षी वगैरह वगैरह जो भी है, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, बालक हो, प्राणी हो, ठीक है ना, आदि। अब यहां बताया गया कि जब किसी व्यक्ति आदि का, व्यक्ति बालक आदि का, चारु माने बड़ी ही अतिशयता के साथ, सुंदरता के साथ, चारुता के साथ, चारुता के साथ, चारुता कहते हैं अत्यधिक सुंदरता के साथ या बड़ी ही चतुराई के साथ, है ना, चारुता के साथ। अब यहां बताया किसी भी व्यक्ति आदि का बड़ी ही सुंदरता या चारुता के साथ यथावत वर्णन कर दिया जाए। यथावत कहते हैं जैसा है वैसा, ठीक है ना, जैसा है वैसा ही वर्णन कर दिया जाए, वैसा ही वर्णन कर दिया जाए तो उसे ही स्वभावोक्ति कहते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है उसका वैसा का वैसा हूबहू वर्णन कर दिया जाए बिना किसी लाग लपेट के। कोई उपमान फपमान वगैरह वगैरह का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे।
ठीक है ना। तो देखो क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का बड़ी ही अतिशयता के साथ जैसा है उसका वैसा का वैसा ही वर्णन कर दिया जाए तो असौ वह अलंकार स्वभावोक्ति ही स्वभावोक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं शाकुंतलम से उदाहरण ले लेता हूं। हाँ जी, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भै अर्धावलीडै श्रम विपरीत मुख भ्रंशवी कीर्ण वर्तमा पश्य उदग्र कुलतत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। लिखिए, इसको उतार लीजिए पहले। पीछे पीछे लगा दूंगा अर्थ, मैं पीछे बता दूंगा, पहले उतार लीजिए इसको। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भै अर्धावलीडै श्रम विव्रत मुख भ्रंशभिः कीर्णवर्तमा पश्य उदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। अच्छा, ये भी नहीं कराया ऊपर वाला, चलो अच्छा। शोभाभोक्ति असौ चार यथावत वस्तु वर्णनम। अब तुमने लिख लिया है या नहीं? कोई बात नहीं, जो रह रहे हैं वो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, नीचे अर्थ लिख देंगे, लक्षण अर्थ। देखो दोबारा से फिर सुनिए, शोभाभोक्ति रसौ चार यथावत वस्तु वर्णनम। एक बार पुनः देखो, इसने बताया कि जब किसी वस्तु आदि का कोई व्यक्ति हो प्राणी हो उसका बड़ी ही अतिशयता के साथ जैसा है वैसा ही वर्णन कर दिया जाए तो उसे शोभाभोक्ति कहते हैं। अब जैसे, अब देखो मैंने उदाहरण दिया शाकुंतलम से, यहाँ शुरुआत में ही शाकुंतलम के प्रथम सर्ग में ही देखो यहाँ बताया गया 7 है ना, उसमें शाकुंतलम के अंतर्गत विज्ञान शाकुंतलम में कितने सर्ग हैं? 7 हैं।
शुरुआत कहाँ से होती है उसकी कि महाराज दुष्यंत शिकार के लिए निकलते हैं और शिकार खेलते समय भाई वो यानी जंगल में उन्हें एक हिरण दिखाई देता है, तो अपने यानी सारथी से कहते हैं कि प्रत्यंचा ढीली करो। भाई जब हम प्रत्यंचा टाइट करते हैं तो घोड़े रुक जाते हैं ना, रुक जाते हैं, और ढीली करते हैं तो घोड़े उड़ान भरने लग जाते हैं। उड़ान का मतलब है तेज दौड़ने लग जाते हैं। अब उसने कहा कि प्रत्यंचा ढीली करो। अब ढीली करते ही घोड़े तेज दौड़ने लग गए। अब हिरन बहुत नजदीक आ गया है, हिरन भी जान बचाने के लिए भाग रहा है और उधर महाराज भी शिकार के लिए दौड़ रहे हैं उस हिरन के पीछे। अब यानी वह बहुत नजदीक और हिरन उछल उछल करके कूद कूद करके अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो देखो पीछे राजा दुष्यंत का रथ है। तो मैं एक बार इसका अर्थ बता देता हूं। देखिए, ग्रीवा भंगाभिरामम, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, भंग माने मोड़ने से, अभिराम माने सुंदर दिखाई देने वाला, ठीक है ना। गर्दन को मोड़ने से सुंदर दिखाई देने वाला, मुंह माने बार बार, अनुपतति, अरे अनुपतति का मतलब है पीछे दौड़ने वाले, अनुपतति पीछे दौड़ने वाले, स्यंदने माने रथ पर, बद्ध दृष्टि ही नजर गड़ाने वाला। तो देखिए आगे मैं इसका अर्थ कैसे करूं कि स्यंदने बद्ध दृष्टि ही अनुपतति, पीछे दौड़ते हुए रथ पर, बद्ध दृष्टि ही नजर गड़ाते हुए वह हिरन, ग्रीवा भंगा विरामम, गर्दन को मोड़ने से बड़ा ही सुंदर लग रहा है ना। अब क्या है, अब वह उस हिरन की क्या प्रतिक्रिया है, तो यहाँ आज कह रहे हैं कवि महोदय आचार्य कालिदास, देखो सर्पतन भयात, बाण लगने के भय से, हर किसी को डर होता है ना, तो बाण लगने के भय से, पश्चात देखो भूयसा माने बहुत अधिक, पश्चार्धेन प्रविष्ट, अरे पिछले आधे भाग में, पिछले आधे भाग को, प्रविष्ट पूर्व कायम, अगले हिस्से में प्रवेश कराता हुआ। अरे तुमने गिडार देखी ना, गिडार देखो जो लंबी है गई और फिर वो एकदम का करेगी जैसे यूं यूं है के और ऐसी है जाएगी, फिर यहाँ जगह पे आएंगे, फिर ऐसी एकदम फैल के और फिर लंबी है जाएगी। वो होगी कि नहीं होगी, यूं ऐसे करके यूं आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जो गिजाई हो गिडार हो। तो देखो ऐसे ही जो हिरन है ना, सर्पतन भयात, बाण लगने के भय से, पिछले वाले आधे भाग को अगले वाले आधे भाग में समेटता हुआ सा, है ना, एकदम गुट हो गया हिरन, है ना। क्यों? क्योंकि वो छलांग भरेगा। अब छलांग भरने के लिए एकदम अपने आप को गुट करते हैं ना, और फिर एकदम प्रेशर मारते हैं, आगे बढ़ जाता है। तो बाण लगने के भय से पिछले आधे भाग को अगले आधे भाग में, पूर्व कायम अगले आधे भाग में प्रवेश कराता हुआ सा। और क्या लग रहा है, श्रम विवृत, श्रम परिश्रम के कारण दौड़ रहा है तेजी से, हाँपनी आ गई है उस हिरन को, है ना। तो श्रम, अत्यधिक श्रम के कारण, परिश्रम के कारण, विवृत खुले हुए मुख से, हाँपनी ले रहा है, वो हाँप रहा है, तो परिश्रम के कारण अत्यधिक खुले हुए मुख से, दरभई अर्धावलीड़ई, आधे चबाए गए कुशों से, जिसका कीर्ण वर्तमान माने मार्ग भ्रंश भी व्याप्त हो गया है। वो क्या है, घास खा रहा था। कौन? हिरन। हिरन घास खा रहा था और अचानक पीछे रथ देख करके वह दौड़ने लग जाता है, तो मुंह में उसके कुश लटके हुए हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए भागता है और हाँपनी भर रहा है, तो बीच बीच में उसके मुंह से जो कुश है ना, जो हाँ कुश हैं, वो गिर रहे हैं, जो आधे चबाए गए थे, जिन्हें खाई तो रहा था वो, आधे चबाए गए कुछ उसके मुख से निकल रहे हैं। तो देखो क्या बताया, पश्य, देखो, देखो यहां पर बताया जा रहा है कि सारथी कह रहा है ना महाराज से, महाराज देखो, उदग्र प्लुतत्वात्, यह अत्यधिक उछलने के कारण, अत्यधिक उछल रहा है ना जान बचाने के लिए, अत्यधिक उछलने के कारण, भी अति बहुतरम, यह आकाश में बहुत ज्यादा, और स्तोकम माने धरती पर, देखो उर्व्याम माने धरती पर, स्तोकम माने बहुत कम, प्रयाति माने चल रहा है। यह हिरन आकाश में ज्यादा चल रहा है, धरती पे कम चल रहा है। आकाश में ज्यादा क्यों चल रहा है, या कोने पे थे वो उछल रहा है ना, और इतनी बड़ी जंप मारी वाने, या कोने पे फिर पाम टेक दियो,
है ना, और फिर जंप मारी या कोने पे पाम टेक दिया। तो धरती पे तो केवल पैर टेक रहा है, आकाश में ज्यादा चल रहा है। कौन? वह हिरन। तो देखो दोबारा से, अब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि हिरन ऐसा है, हिरन वैसा है, हिरन की जंप इतनी शानदार है, फलाने की तरह, ढिकाने की तरह, शेर की तरह है, कि कुछ नहीं बताया ना, कोई लाग लपेट नहीं है, केवल हिरन का सजीव वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है, कालिदास वहां विद्यमान हो। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर नजर गड़ाते हुए वह हिरन बड़ा ही गर्दन मोड़ने से सुंदर दिखाई दे रहा है। पश्चिमाने देखो, देखो महाराज, पीछे दौड़ते हुए रथ पर नजर गड़ाने वाला वह हिरन गर्दन मोड़ने से बड़ा ही सुंदर लग रहा है, और पिछले आधे भाग को बाण लगने के भय से अगले आधे भाग में अत्यधिक प्रवेश कराता हुआ सा, और परिश्रम के कारण खुले हुए मुख से, हाँफनी देने के कारण, और अपने आधे चबाए गए कुशों से जिसका मार्ग भर गया है, ऐसा वह हिरन अत्यधिक उछलने के कारण आकाश में अधिक और धरती पर कम चल रहा है। तो हिरन का ही तो वर्णन है ना, कोई लाग लपेट नहीं है, जैसा है वैसा ही वर्णन किया है, बड़ी ही सुंदरता के साथ, चारुता के साथ। तो लिखें लक्षण और उसका अर्थ, नीचे लिख दो, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिखो लक्षण अर्थ, ऐसे लिख करके। क्या? नहीं, वो आश्रम की सीमा में प्रवेश कर जाता है, और आश्रम की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो राजा सोच लेता है अब तो यहाँ भाई किसी भी जीव जंतु का जो वध है ना, अवध्य है, वध के योग्य नहीं है, इसलिए जान बचा पाता है वह। आश्रम में घुस जाए, और आश्रम में बाण चला नहीं सकता राजा, इसलिए बच जाता है वो। लिखो लक्षण अर्थ, अतिशय चमत्कार के साथ, अतिशय चमत्कार के साथ किसी वस्तु, अतिशय चमत्कार के साथ किसी वस्तु, घटना, घटना, किसी वस्तु, कोष्टक में लिखें घटना, बालक, प्राणी आदि, कोष्टक बंद कर दो। घटना, बालक, प्राणी आदि को कोष्टक में बंद कर दो, का यथावत वर्णन कर दिया जाए, यथावत वर्णन कर दिया जाए, तो वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है, स्वभावोक्ति अलंकार होता है, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा ही, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा ही वर्णन कर दिया जाए, उसका वैसा का वैसा ही वर्णन बड़ी सुंदरता के साथ कर दिया जाए। इस शब्द को जोड़ें, बड़ी ही सुंदरता के साथ कर दिया जाए, तो वहां, तो वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है, तो वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। अब विशेष बिंदु डालें नीचे, विशेष बिंदु में लिखेंगे
इस अलंकार में ऐसा लगता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है, आंखों देखा हाल सुना रहा है, कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है और हम उस स्थिति से जुड़ते हुए हम उस स्थिति से जुड़ते हुए कल्पना करने लग जाते हैं। कल्पना करने लग जाते हैं। उदाहरण लिख ही लिया है, अब नीचे लिखो उदाहरण अर्थ। ऊपर तो लक्षण का अर्थ लिखा है अभी हमने, अब लिखें उदाहरण, यानी ग्रीवा ऐसे करके डैश करते हुए अर्थ लिखें। ग्रीवा वाले का अर्थ लिखा रहा हूं मैं, लिखो। देखो, देखो लिख रही है ना पश्य, देखो। हम्म, गण व्यवस्था कैसे बैठती छंदों की? छंदों की गण व्यवस्था भी तो बैठा नहीं है इसमें। छंद कौन सा है? सृगधरा। अब सृगधरा है, सृगधरा क्या कहता है, उसका लक्षण बताओ। अर्थ क्या है इसका लक्षण का, सृगधरा छंद के लक्षण का? गण व्यवस्था कैसे होगी इसकी? नरेश, याते पहल तो पड़े होंगे, अब डायरेक्ट इतने के बड़े थोड़ी आए हैं दुनिया में। होरी लाल, लाली, छंद नहीं पड़े? नगड़ नगड़ आमे छोको भाई। मृभनई यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतिवता सृगधरा कीर्तितेयम। मृभनई, मगण, रगण, भगण, नगण, चार तो ये हो गए। यानाम त्रयेण, तीन यगण होंगे, तो चार और तीन सात, प्रत्येक गण में तीन तीन वर्ण होते हैं, तो सात या 21 हो गए कि नहीं हो गए? तो देखो यहाँ 21 ही बैठेंगे इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 का एकमात्र छंद है, ठीक है ना? है नहीं, आधा तो समार केवल मात्रा है ना, मात्रा का काम करता है वो। लघु को गुरु कर सकता है लेकिन गिनती में नहीं गिनेंगे उसे। लिखो, देखो यह हरिण, फिर मत देखो। अब यहाँ मगन कैसे बनाते, पश्य को हटा दो आप। अब मगन कैसे बनाते, मगन बन ही नहीं सकता था, गण भी कम यानी वर्ण भी कम बैठ जाते हैं उसको देखो। यानी संस्कृत में यही तो खासियत है, कोई भी पद कहीं पर भी बैठ सकता है, उन्हें तो केवल छंद बनाना है। अब तुम में कुशलता है तो अन्वय करो और अर्थ कर लो अन्वय करते हुए, है ना? तो देखो पश्य माने देखो। अब यहां से अब अर्थ शुरुआत करेंगे। यह हरिण, हरिण वैसे तो हिरण कहते हैं पर हरिण, यह हरिण अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर, पीछे दौड़ते हुए रथ पर
नजर गड़ाते हुए, नजर गड़ाते हुए, गड़ाते हुए, जमाते हुए, है ना, नजर गड़ाते हुए, गर्दन मोड़कर, अत्यंत मनोहर लग रहा है, अत्यंत मनोहर लग रहा है, बाण लगने के भय से, सर्पतन भयात, बाण लगने के भय से अपने अधिकांश पिछले भाग को, अपने अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग में समेटता हुआ, पिछले आधे भाग को पूर्व भाग में समेटता हुआ या प्रवेश कराता हुआ, परिश्रम के कारण, खुले हुए मुख से, खुले हुए मुख से आधे चबाए गए कुशों से, जिसका मार्ग भर गया है, जिसका मार्ग भर गया है, ऐसा वह ऊपर की ओर, उदग्र प्लुतत्वात्, ऊपर की ओर अधिक उछलने के कारण, ऊपर की ओर अधिक उछलने के कारण आकाश में अधिक, तथा धरती पर कम चल रहा है, आकाश में अधिक तथा धरती पर कम चल रहा है। आकाश में अधिक तथा धरती पर कम चल रहा है। अब स्पष्टीकरण लिखें। प्रस्तुत पद्य में प्राणों की रक्षा करने के लिए भयभीत बने हरिण, भयभीत बने हरिण का बड़ी ही स्वाभाविकता से यथावत 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 जैसे का तैसा, जैसा है वैसा का वैसा ही, बड़ी ही स्वाभाविकता से यथावत वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ शोभाभुक्ति अलंकार है, शोभाभुक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और दे देते हैं। अर्ध पीतस्तनम, अर्ध पीतस्तनम, ये भी शाकुंतलम से ही है उदाहरण। अर्ध पीतस्तनम
मातु आमर्द क्लिष्ट केसरम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीडितं सिंहशिशुं प्रकीडितं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति कर्षति। देखो पहले अर्धपीतस्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम शाकुंतलम से लिया गया है और ये उस समय का है जब महाराज दुष्यंत देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। 7वें अंक में देवासुर संग्राम से लौट रहे थे तो लौटते वक्त वो मरीचि ऋषि के आश्रम में विश्राम के लिए उतरते हैं। तो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो वहां एक बच्चे को देखते हैं। वो बच्चा सिंह शावक से खेल रहा है और सिंह शावक से खेलते हुए वो कह रहा है कि उसने क्या है कि बालक कुछ ऐसे चित्रित किया गया है इसमें कि शेरनी है ना, शेरनी कुछ आधी झपकी के में ना, जैसे थोड़ा सा अर्धशयन मुद्रा में हो तो शेरनी सोई हुई है और उसका शावक उसके दूध पी रहा है शेरनी के। अब बताओ, और जो सर्वदमन है ना, महाराज दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन, वह उस सिंह शावक को खींचता है। अब खींचता है तो बालक बताओ कैसे खींचे, ऐसे तो उठावे को नहीं आराम दे, बाल पकड़ के, पूंछ पकड़ के, कान पकड़ के ऐसे तो खींचेगा। हम और तुम या हमारे बालक और तुम्हारे बालक पिल्लानते जरूर खेलेंगे, सिंह शावकों से नहीं खेलेंगे, पिल्लानते है ना, क्योंकि हम टेडी बियर लाते हैं, टेडी बियर लाते हैं तो वो आवाज नहीं करते बच्चे गिरते हैं वो आवाज करते नहीं है। अब बच्चा समझता है कि ये जो टेडी बियर से लग रहा हो ना पिल्ला है ना, उसको लेकर के वो खाल पकड़ के जो उठा लेगा और ऊपर तो गिर दो, कहाँ 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 कहाँ, अरे यार ये तो आवाज करता है, फिर वो बार बार उठावेगा और बार बार गिरेगा, पूंछे पकड़ के जो फिरा देगा वह। ऐसे ही तो होता है, पिल्लान तो ज्यादा खेलें तुम और हम, है ना। गांव में, शहरों में तो खैर कहाँ पिल्ला मिल जाएंगे, जैसे इंतजार करते हैं देख वेखू वन की, हाँ कहाँ पर जैसे कोई कुतिया वगैरह वगैरह है, कहाँ ब्याई है, कौन सी जगह ब्याई है, 10-5 पिल्ला डाले होंगे वहीं पहुंच जाएंगे और दिन भर वहीं खेलेंगे। नब्यो दब्यो बच्चा भेजो और वो क्या करेगा, पिल्ला कीचम गिर देगा, फिर पिल्ला जाती तो चिपका लेगा, है ना। ऐसे ही तो होता है। अब देखो यहाँ पिल्ला नहीं पकड़ रहा, वो सिंह शावक पकड़ रहा है और कह रहा है उससे, जमरस्सो सिंह अहम दंतांते गणेशे, अरे शेर मुंह खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा, है ना। देखो दांत गिनूंगा, भूत के पाम पालने में दिख जाए तो कितना वीर हुआ होगा वह। इतने 100 बच्चा जब मुंह फाड़ के कह रहा हूं मैं तेरे दांत गिनूंगा, मोड़े खोल, कौन दे, शेर के बच्चे से। तो देखो माँ से दूध पी रहा था वह शावक, तो उसने दूध पीते हुए सिंह शावक को बाल पकड़ करके खींच लिया, किसने, सर्वदमन ने। तो अर्ध पीतस्तनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम, अरे जिसने, मातुः माने माँ के, षष्ठी है, जिसने माँ के अर्ध पीत आधे पी लिए हैं स्तन, जिसने माँ के आधे स्तनों का पान कर लिया है, ऐसे सिंह शावक को आमर्द क्लिष्ट केसरम, अरे क्लिष्ट केसरम, केसरम यानी बालों को खींचने से, सिंह शिशुम उस सिंह शिशु को प्रकीर्तुम खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, वह जबरदस्ती खींच रहा है। कौन, सर्वदमन, वह सर्वदमन अपने खेलने के लिए उस सिंह शावक को जबरदस्ती खींच रहा है। कैसे सिंह शावक को, जिसने माँ के आधे स्तनों का पान कर लिया है और जिसके क्लिष्ट माने क्लिस खींचने से, केसरम माने बाल, आमर्द माने अस्त व्यस्त हो गए हैं, गुट रह गए। जैसे यहाँ से यूं पकड़ो तो एक गुच्छा बन गो बालों का हाथों के हिसाब से, दूसरी जगह पकड़ो एक गुच्छा बन गो, ऐसा कर दिया वो भूत सो, कौन, सिंह शावक, अलग अलग ऐसे बन गए जो
है ना। तो देखिए, जिसने माँ के आधे स्तनों का पान कर लिया है, खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए, अपने खेलने के लिए वह सर्वदमन जबरदस्ती खींच रहा है। अब बताओ, सिंह शावक का ही तो वर्णन है। कोई लाग लपेट उपमान वगैरह वगैरह आए हैं क्या? सिंह शावक कैसा लग रहा है कि सर्वदमन कैसा लग रहा है, कुछ दिख रहा होगा? नहीं, केवल सिंह शावक का वर्णन है। जिसने माँ के आधे स्तनों का पान कर लिया है, खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए वह सर्वदमन जबरदस्ती खींच रहा है। बस, बड़ी ही स्वाभाविकता से उस सिंह शावक का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? ठीक है, अभी हिरण का वर्णन किया, अब यहाँ सिंह शावक का हो रहा है, तो लिखो। उतार लिया? उतारें इसको। हम्म, किसका? भरत का? हम्म, लाल याद नहीं आ रहा, देखूंगा। हम्म, नहीं आ रहा अभी। चलो, लिखो। जिसने माता के जिसने माता के आधे स्तनों का पान कर लिया है, एवं खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, पीछे रह गई बेटा, देखो, ये तो लिख लिया ना आपने। अब अर्थ लिखो। जिसने माता के, यहां से शुरुआत की है मैंने, जिसने माता के आधे स्तनों का पान कर लिया है, एवं खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसे सिंह शावक को ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए वह सर्वदमन शिशु सर्वदमन जबरदस्ती खींच रहा है, या बलपूर्वक खींच रहा है, बलात्कारेण बलपूर्वक खींच रहा है। खींच रहा है। अब लिखो स्पष्टीकरण। यहां पर खींचे जाने वाले सिंह शावक का यथावत वर्णन किया गया है। खींचे जाने वाले सिंह शावक का यथावत वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। इसलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है।
अब चलते हैं निदर्शना। हाँ, कृष धातु है, खींचना। हम्म, कैसे? ये कर्म हो गया ना, सिंह शिशु को दोगो सिंह शिशुम बलात्कारेण करसती, वह बालक, कर्ता छिपरा है यहाँ पे, वह बालक सर्वदमन सिंह शावक को खेलने के लिए जबरदस्ती करसती खींच रहा है। ये सिंह शिशु है, केवल शिशु के लिए नहीं आया है, सिंह शावक, इसका पूरा अर्थ है सिंह शावक। हाँ, प्रधान कर्म है। नहीं कोई, नहीं बात तो ठीक है, लेकिन आए ना, तो जैसे अकर्मक ये ऐसा है, कृष धातु है, कृष खींचना है, द्विकर्मक क्रियाओं में आ रही है। तो अब अगर मान लीजिए अपादान आदि अविवक्षित कारक यहाँ होता तो उसमें भी इसके योग में द्वितीया लगा दी जाती, जब है ही नहीं है तो, है ना। अब है, अच्छा ये प्रविष्ट में, नहीं विष धातु है, विष प्रवेश करना, विष प्र उपसर्ग है, विष धातु है, कत प्रत्यय है। विष, विष का मतलब है एक तरीके से इच्छा करना, चाहना, प्राप्त होना, ये अर्थ आ जाते हैं। अविनिविशते, विष धातु है ये, वो कत की वजह से सा षटकोण हुआ है, त हटा हुआ है। हाँ, आगे देखिए भाई, अब अगला चलेगा निदर्शना। निदर्शना अलंकार, ठीक है ना। निदर्शना अलंकार, इसका लक्षण क्या है? निदर्शना, अब इसका लक्षण देखते हैं भाई। अभवन वस्तु संबंध, अभवन, देखो लक्षण पूछ लिया जाता है, अभवन वस्तु संबंध का अलंकार, वस्तु का संबंध न होते हुए भी उपमा की कल्पना कर लेना, कौन सा अलंकार होगा? देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो नाम से पता चल रहा है, निर्दर्शना, निर का मतलब है अभाव, दर्शन माने दिखाई, अरे दिखाई देने का अभाव, दिखाई ना दे फिर भी उपमा की कल्पना हो जाए, है ना। दिखाई न देते हुए भी, दिखाई न देते हुए भी उपमा की कल्पना, उपमा की कल्पना करना निदर्शन अलंकार होता है, ठीक है ना। अब यहां लक्षण में देखें, लक्षण में क्या बताया गया? अभवन वस्तु संबंध, वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक, परिकल्पक, देखिए भाई, इसने क्या कहा? अभवन वस्तु संबंध, वस्तु का संबंध न होते हुए भी, कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक उपमेय और उपमान में, किसी एंगल से नहीं है, लेकिन फिर भी उपमा की कल्पना कर लेना, कौन सा अलंकार है? निदर्शना। एक तो संबंध हो, जैसे उपमेय और उपमान का मुख और चंद्रमा का संबंध हो, वीरता का और सिंह का संबंध हो, है ना। लेकिन एक में बिल्कुल भी संबंध न होते हुए भी उपमा की कल्पना कर लेना ही कौन सा अलंकार है? निदर्शना। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ उदाहरण के लिए बात करते हैं, क्व च सूर्यवंश प्रभव, ये है, हाँ, क्व सूर्यवंश प्रभव, क्व सूर्य वंश प्रभव, क्व च अल्प विषयामति, अल्प विषयामति,
तितीर्षु दुस्तरम सागरम, तितीर्षु दुस्तरम सागरम, दुस्तरम मोहात उडुपेन अस्मि, मोहाद उडुपेन, उडुपेनास्मि सागरम। देखो भाई, तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। एक बार देख लूं। वह सूर्यवंश प्रभवः, वह सूर्य प्रभवो वंश, प्रभव को पहले लिया है, क्व सूर्य प्रभवो वंश, क्व च अल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम, दुस्तरम मोहात उडुपेन अस्मि सागरम। तो देखो भाई, पहले तो इसका लक्षण देखो। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, वस्तुओं में संबंध न होते हुए, अभवन लिख रहा है ना, अभवन, हूं माने होना और अभवन न होना, तो वस्तुओं में संबंध न होते हुए भी उपमा की कल्पना कर लेना निदर्शन अलंकार होता है। कैसे होता है साहब? तो देखो उदाहरण देखें, रघुवंश महाकाव्य का है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः। कालिदास जी कह रहे हैं कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश। रघुवंश लिखने जा रहे हैं कौन? कालिदास। अब वो ये कह रहे हैं रघुवंशी कौन है? सूर्यवंशी तो है, भगवान राम सूर्यवंशी तो थे। तो अब बताया कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश है ना, और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि, मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं, और राम का वंश कैसा है? सूर्यवंश। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, है ना। अब देखो, तितीर्षु मैं तो पार करना चाहता हूं, दुस्तरम सागरम इस अगाध गहरे सागर को, मोहात उडुपेन अस्मि, मोहात कहते हैं मोहवश, उडुपेन कहते हैं छोटी नाव से। अरे मैं इस विशाल सागर को छोटी सी नाव से पार करने की इच्छा कर रहा हूं। तो अब इस वाक्य में देखो, ये जो पद्य दिखाई दे रहा है, इस पद्य में देखें, यहां पर देखो सूर्यवंश की किससे तुलना की गई है? यहां उपमेय है सूर्यवंश, सूर्यवंश की तुलना की गई है विशाल सागर से। किससे तुलना की गई है? विशाल सागर से। और अल्प विषय वाली बुद्धि, अल्प विषय बुद्धि की तुलना किससे की गई है? अल्प विषय मति की तुलना की गई है उडुपेन, छोटी नाव से। अब छोटी नाव, अब बताओ नाव और बुद्धि की कहीं तुलना हो सकती है क्या किसी एंगल से? सागर की और सूर्यवंश की किसी एंगल से कोई तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन संबंध न होते हुए भी संबंध दर्शा दिया जाए, समानता की कल्पना कर ली जाए, तो वहां कौन सा अलंकार है? निदर्शना। दोबारा फिर देखिए, वस्तुओं में संबंध न होते हुए भी समानता की कल्पना कर लेना, उपमा की कल्पना कर लेना निदर्शना होता है। जैसे सूर्यवंश की तुलना किससे की गई है? विशाल सागर से, ठीक है ना। कोई एंगल से किसी भी तरीके से समान नहीं है आपस में दोनों। क्या सूर्यवंश पानी थोड़ी है कि पानी की सागर से तुलना करेंगे तो चलो ऐसा है कि पानी पानी है, हम तुलना कर सकते हैं, है ना, कि उसका पानी ऐसा लग रहा है अगाध सागर हो, है ना। अरे पानी पानी की लेंगे तो तुलना हो सकती है, लेकिन सूर्यवंश और सागर की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। अल्प विषय बुद्धि, बुद्धि की तुलना हम नाव से कैसे कर सकते हैं? नाव तो काष्ठ की होती है, बुद्धि काष्ठ की थोड़ी होती है। लेकिन आचार्य क्या कहने लगे, यहाँ कालिदास ने कहा है रघुवंश महाकाव्य को लिखते समय कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। मैं तो वही काम कर रहा हूं जैसे दुस्तरम सागरम, कोई अगाध विशाल सागर हो, उसको मैं मोहवश
उडुपेन छोटी नाव से तितीर्षु पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। अरे मैं विशाल सागर को छोटी सी नाव से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। कोई सागर में नाव चला सकता है क्या? इस विशाल कोई विशाल सागर हो उसे नाव से पार कर सकता है क्या? नाव से तो कैसे भी नहीं कर सकता। नाव से पोखरान में, पोखरा तो है ना, ये पोखरान में डूब जाए वे नाव, है ना। विशाल सागर की तो कहाँ चल रही है। तो देखो, मैं इस विशाल सागर को, रघुवंश रूपी विशाल सागर को, सूर्यवंश रूपी विशाल सागर को अपनी अल्प विषय वाली छोटी सी नाव से पार करने की इच्छा कर रहा हूं। यहाँ सूर्यवंश की विशाल सागर से तुलना की गई है, न होते हुए भी तुलना की गई है। अल्प विषय बुद्धि की छोटी नाव से तुलना की गई है। सारे समानता न होते हुए भी समानता कर ली जाए तो वो कौन सा अलंकार होगा? निर्दर्शना। लिखे। प्रत्यय नहीं है। देखो, अब यहां देखो, बात करें अपन, देखो यहां पर बात आती है कि जैसे अभवन, न भवन इति अभवन, इसको जोड़ा गया है, पहले तो समास किया गया है इसमें, न भवन, न होते हुए भी। अब भू धातु है, भू धातु का सत्री लगाएंगे तो क्या बनेगा? भवन। भवन माने होते हुए, और अभवन न होते हुए। पहले नए तत्पुरुष का किया गया है, नए तत्पुरुष समास किया गया है, और भवन शब्दों में सत्री प्रत्यय लगाया गया है। हम्म। नहीं 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 नहीं, लंग लकार नहीं है। अगर लंग लकार करते आप अभवत, अभवताम, अभवन, तो यहां पर कर्ता फिर आपका बहुवचन का होता और नेगेटिव अर्थ भी नहीं आता, वहां केवल भूतकाल अर्थ होता, हुआ। ना तो हलंत होता है, ना तो हलंत होता है। इनका कहने का मतलब ये है बेटा कि अब हम जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे ही गुरुजी अभवन, क्या ये भूतकाल है? भूतकाल है। चलो मैं भूतकाल मान लूं, तो यहां निषेध अर्थ नहीं आएगा, फिर हुआ, वस्तु का संबंध हुआ, ऐसे अर्थ निकलता फिर इसका, है ना। ना नहीं निकलता, ना भवन इति अभवन, है ना। अब देखिए, अभवन वस्तु संबंध, वस्तुओं में संबंध ना होते हुए भी उपमा की कल्पना कर लेना ही कौन सा अलंकार है? निरदर्शना। क्या? उल्टा दर्शन नहीं होता। दर्शन का मतलब है दिखाई न देना, यानी समानता का कोई एंगल दिखाई नहीं देता, फिर भी हम कल्पना कर लेते हैं। और जब कोई समानता का कोई एंगल दिखाई नहीं दे रहा, कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक हम किसी पक्ष से समानता नहीं देख सकते उन शब्दों की आपस में, जैसे सूर्यवंश की और विशाल सागर की। भाई, अब सूर्यवंश तो ऐसा है, भगवान राम का वंश है, और उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकास हो रहा है। बताओ सागर में क्या विकास हो रहा है? सागर की संतान थोड़ी है, सागर में विकास हो रहा है? नहीं है ना। किसी भी एंगल से हम समानता नहीं देख सकते। बुद्धि की हम नाव से कैसे देख सकते हैं? लेकिन फिर भी कभी इस तरह से अपने काव्यत्व को या कवित्व को प्रकट कर रहा है कि यहाँ समानता दिखा रहा है वो। लिखे निर्दर्शना, दिखाई न देने पर भी उपमा की कल्पना कर लेना। लक्षण काव्य प्रकाश से लिया गया है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक। अर्थ लिखेंगे, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों के मध्य संबंध न होते हुए भी उपमेय और उपमान दोनों के मध्य संबंध न होते हुए भी दोनों के मध्य उपमा की कल्पना, उपमा समानता, दोनों के मध्य उपमा की कल्पना कर ली जाए
तो वहाँ निर्दर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार होता है। जैसे अब उदाहरण लिख दो, क्व सूर्य प्रभवो वंश। अर्थ लिखें। कहाँ तो सूर्य से पैदा होने वाला वंश। कहाँ तो सूर्य से पैदा होने वाला वंश। अर्थ लिखें, कहाँ तो सूर्य से पैदा होने वाला वंश। और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। अरे मैं तो विशाल सागर को छोटी नाव से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। मैं तो विशाल सागर को छोटी नाव से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण लिखेंगे। यहाँ पर स्पष्टीकरण इसलिए लिखा रहा हूँ तुम्हें पता लग जाए कि इस पद्य में यहाँ निदर्शना अलंकार क्यों है। ठीक है ना। यहाँ पर सूर्यवंश की सागर के साथ कल्पना की गई है। कल्पना या उपमा की गई है। और अल्प बुद्धि की छोटी नाव से। और अल्प बुद्धि की, दिख रहा है ना, अल्प विषयमति, अल्प बुद्धि की छोटी नाव से समानता की गई है। छोटी नाव से समानता की गई है। इनमें कोई संबंध न होते हुए भी, छोटी नाव और अल्पबुद्धि आपस में कोई एक दूसरे किसी भी दृष्टि से समान नहीं है।
इनमें कोई संबंध न होते हुए भी उपमा की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ निदर्शन अलंकार है। अगला उदाहरण, शुश्रू शस्व कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जनई। एक सेकंड, हाँ, शुश्रू शस्व गुरून कुरु प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जनई, सपत्नी जनई। देखो यहाँ असंभव कार्य है ना, उसकी भी तुलना की गई है यहाँ पे। देखो यहाँ महर्षि कण्व कह रहे हैं, ये जो तुम्हारे चार है ना प्रसिद्ध श्लोक, प्रसिद्ध पद्य हैं चतुर्दंग के चार, उनमें से है ये। हाँ, 6, 9, 17, 18। हाँ, शुश्रूषस्व गुरून कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम सपत्नी जनई। महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं कि तुम गुरून माने बड़ों का, जैसे बेटी विदाई होती है तो उपदेश देते हैं, माता पिता उपदेश देते हैं कि बेटा वहाँ जा करके तुम ऐसा ऐसा व्यवहार करना, तुम्हारे घर में इतने सदस्य हैं, है ना, उनके प्रति ऐसे रहना, ठीक है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। माँ जहाँ तक हमने कम गिलास मारो है, कहूँ गिलास कटोरी मारो है, वाने वागी फोड़ दई, वाने वागी फोड़ दई, ऐसे नहीं करना है। तो देखिए पिताजी उपदेश दे रहे हैं बेटी को कि शुश्रू सस्व गुरून, तुम बड़ों की तो सेवा करना, है ना, तुम्हारे घर में जो तुमसे उम्र में बड़े हों उनकी तो सेवा करना। और क्या बताया, प्रिय सखी वृत्तिम, प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, किसके साथ, सपत्नी जनई, सौतनों के साथ। राजाओं की सौतने होती, यानी राजाओं की बहुत सारी पत्नी होती हैं और वो तुम्हारी सौतने होंगी, सौतन के साथ सखी जैसा व्यवहार करना असंभव है कि नहीं है? सखी जैसा व्यवहार कैसे कर लेंगे? तो देखो सौतनों के साथ सखी जैसा व्यवहार करना, यहाँ प्रिय, देखिए प्रिय सखी सपत्नी जनई, यानी सौतनों का सखी के साथ समानता। सौतन का सखी के साथ कभी समानता नहीं हो सकती, किसी भी एंगल से कोई संबंध नहीं हो सकता। एक दूसरे योजना बनाएंगी बन गई, या में कहाँ पटकनी दी जाए, है ना, इस बालक हो जाएंगे ना। तो एक देखो, तुम इतिहास पढ़ के देख लो, राणा उदय सिंह के 4 पत्नियां थी, है ना, तीसरी एक चौथी और थी, जोधपुर वाली, जोधपुर वाली थी ना, जोधपुर जिससे जोधपुर शादी होने वाली थी उनसे, ये जोधपुर का राजा कौन था जिसके बारे में शेरशाह सूरी ने कहा था ना कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? मालदेव, मालदेव से शादी होने वाली थी उसकी। अब वो क्या है कि भाग करके मालदेव से करना नहीं चाहती थी, खुद 20 साल की वो, और मालदेव था 60 साल को। अब बन गई मैं इससे शादी नहीं करूंगी, वह भाग करके वहां से चली गई। वो शायद पाली या नागौर की थी, इनमें से थी कहीं की, मेरे को पक्का याद नहीं है, शायद इनमें, बूंदी की तो नहीं थी वो, पाली नागौर में से थे इनमें से। वो भाग करके, उस समय उदय सिंह क्या है कि टेंट में रुके हुए थे कहीं, और वो उसमें आके टेंट में रुक जाती है, तो उदय सिंह के ऊपर आक्षेप लगा दिया जाता है। तो फिर उदय सिंह ने फिर उसे स्वीकार कर लिया कि लो मेरी पत्नी है, हटाओ बिन पे खाए, हाल ने एक दिन में आ जाओ, जो भी 2, 4, 6, 10 आ रही हो आ जाओ, है ना। तो देखिए अपने बड़ों की तो सेवा करना, और सहेल यानी जो सौतनों के साथ सखी जैसा व्यवहार करना, तो सौतन और सखी में कोई संबंध न होते हुए भी उपमा की कल्पना कर ली गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, निदर्शना। तो लिखो, हाँ तो ये कहीं कर ले तो तुम।
बेटा ये कहू ना है बिना नौकरी है। बिना नौकरी है ये गुना है रही। देखो यहां मित्रता रूपी, यहां पर ये कतना है, चार न के सपने देख रहा हूं। देखिए यहां मित्रता रूपी व्यवहार प्रिय सखी जैसा व्यवहार यानी मित्रता, यहां मित्रता रूपी व्यवहार इस संभव कार्य का, यहां पर मित्रता रूपी व्यवहार इस संभव कार्य का सौतनों के साथ मित्रता, सौतनों के साथ मित्रता रूप व्यवहार इस असंभव कार्य के साथ, सौतनों के साथ मित्रता रूप व्यवहार इस असंभव कार्य के साथ संबंध दिखलाया गया है, इसलिए यहां निदर्शना अलंकार है। संबंध दिखाया गया है या बतलाया गया है, कार्य के साथ संबंध दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहां निदर्शना अलंकार है। देखो पीछे रह गए हो तो दोबारा बोल देता हूं, मित्रता रूपी व्यवहार इस संभव कार्य का, सौतनों के साथ मित्रता रूपी व्यवहार इस असंभव कार्य के साथ संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहां निदर्शना अलंकार है। देखो हो सकता है क्या सौतनों के साथ मित्रता रूपी व्यवहार? नहीं हो सकता, तो ये संबंध दिखाया गया है इसलिए यह निदर्शना है। सौतन का मतलब है, ऐसे हिंदी में मत ले जाओ, संस्कृत में लो सपत्नी। सौतन ये हिंदी में लेके जा रहे हैं। सपत्नी का मतलब है जो पत्नी के साथ में पत्नी बन के रह रही हो, है ना, वो सौतन होती है। यानी एक तो पत्नी है ही है, दूसरी और राजा है। पिन्ने रोज ही डर रहे हो राजा आज गए हो कुमटिया को, और दूसरी और नहीं ले आवे, तीसरी और नहीं ले आवे, चौथी नहीं ले आवे, और कुछ मुंह से कुछ कह नहीं सकती थी, आरती को थाल और लेके जाई। होता था ना। चलिए कुछ तो ऐसे सोच रहे हैं काश उस जमाने में हम होते। देखिए भाई अब यहां पे अगला अलंकार चलता है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार ये स्पष्टीकरण ही तो है, अर्थ नहीं बताया इसका मैंने। अर्थ तो केवल इतना बताया है कि बड़ों की सेवा करना और सब पत्नियों के साथ सहेली जैसा व्यवहार करना। अब यहां बताया कि सहेली यानी दोस्त, मित्रता रूपी इस संभव कार्य का, और वो भी सौतनों के साथ मित्रता करना, इस असंभव कार्य की आपस में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ कोई संबंध न होते हुए भी संबंध दिखा दिया, सपत्नियों के साथ सखी जैसा व्यवहार, तो ये निदर्शन अलंकार हो गया। दृष्टांत, दृष्टान्तः तु सधर्मस्य, दृष्टान्तः तु सधर्मस्य, सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, प्रतिबिंबनम। लो भाई इसने क्या कह दिया, दृष्टान्तः तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। देखो सधर्मस्य, सधर्मस्य का मतलब है समान धर्म वाली, वस्तुनः वस्तुओं का, समान धर्म वाली वस्तु होंगी, उपमेय और उपमान, ठीक है ना। समान धर्म वाली वस्तुओं का आपस में जब प्रतिबिंबनम, रिफ्लेक्शन, बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे, ठीक है ना, एक वाक्य में बिंब हो दूसरे वाक्य में प्रतिबिंब हो, तो देखिए बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे, बिंब प्रतिबिंब,
समान धर्म वाली वस्तुओं का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे, जो वाक्य ऊपर कह दिया और नीचे उसकी छाया दिखाई दे। नीचे वाले वाक्य में जब बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे समान धर्म वाली वस्तुओं का, तो वो कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत, है ना, दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें, अब उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण दे रखा है, त्वयि दृष्ट एव तस्या, त्वयि दृष्ट एव तस्या, तस्या निर्वाति मनः, निर्वाति मनः मनोभव ज्वलितां, मनोभव ज्वलितां, ज्वलितम् आलोके ही हिमांशो, आलोके ही हिमांशो, हिमांशो विकसति, विकसति आलोके ही हिमांशो विकसति कुसुमं कुमुदवत्याः, कुसुमं कुमुदवत्याः। देखो इसको समझ लो तब लिख लेंगे। दृष्टांतः तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, जब समान धर्म वाली वस्तुओं का आपस में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। यानी एक ही वाक्य में एक वाक्य बिंब होगा तो नीचे के वाक्य में दूसरा प्रतिबिंब होगा। पहला वाक्य क्या कह रहा है, पहले वाली जो लाइन क्या कह रही है, दूसरी वाली लाइन से वो हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक बिंब है, जैसे तुम बिंब हो पानी में देखोगे तो क्या है? प्रतिबिंब। समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा हूं। ठीक है ना, तुम्हारी तो छाया दिख रही है। अब त्वयि दृष्टि एव तस्या, तुमको देखते ही, है ना, तस्या मानी उस नायिका का, तस्या स्त्रीलिंग है, तस्या उस नायिका का तुमको देखते ही मनः, जो मन है ना, कैसा मन? मनोभव ज्वलितम, काम से संतप्त मन, काम से जला हुआ जो मन है वो उसी प्रकार शांत हो गया है जैसे आलोके ही हिमांशो, चंद्रमा को देखते ही कुमुदवत्या कुसुमम, जो कुमुदनी का फूल है ना वो विकसती, खिलने लग जाता है। जैसे चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी खिल जाती है ना, वैसे ही तुमको देखते ही उस नायिका का काम से संतप्त मन खिल गया। तो ऊपर का जो कहा गया उसका नीचे भाव आ गया ना, कि देखो उसका, तुमको देखते ही उस नायिका का मन जो काम से ज्वलित हो रहा था, काम से संतप्त हो रहा था, वो खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। जैसे हिमांशु को देखते ही, हिमांशु माने चंद्रमा, जैसे चंद्रमा को देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। तो यहां देखो एक दूसरे का प्रतिबिंब है, क्रियाओं का भी है, शब्दों का भी है, यहां पदों का भी है। जैसे त्वयि, त्वयि तुमको देखते ही, त्वयि दृष्ट, त्वयि का हिमांशु में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तस्या का कुमुदवत्ती में दिखाई दे रहा है, देखो तस्या का कुमुदनी में दिखाई दे रहा है। निर्वाति, है ना, निर्वाति शांत हो जाता है, खिल उठ जाता है, निर्वाति का विकसती में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना, निर्वाति का विकसती में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और यहाँ मन का, मन खुश हो जाता है, इधर फूल खिलने लग जाता है, मन का कुसुम में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और मनोभव ज्वलितम, है ना, जो मन, मनोभव ज्वलितम काम से संतप्त मन है। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात यह है कि उस नायिका का तुमको देखते ही काम से संतप्त मन उसी तरह शांत हो जाता है जैसे हिमांशु के देखते ही कुमुदनी का फूल खिल उठता है। तो ऊपर जो भाव दिया गया है, जो बिंब बनाया गया है, उस वाक्य का नीचे प्रतिबिंब दिया गया है हूबहू। ठीक है ना, हूबहू प्रतिबिंब दिया गया है। ओके, तो लिखो दृष्टांत।
रहने दें, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।